वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। मेरी चाची ने ये बात इतनी लापरवाही से कही कि डाइनिंग टेबल की प्लेटें हल्की सी खनक उठीं। फिर वो ऐसे हंसी जैसे मैं कोई पुराना फैमिली जोक हूँ जिसे वो सालों से दोहराती आ रही हैं। मेरे बड़े भाई ने पलक तक नहीं झपकाई, जैसे वहां लैपटॉप पर बहुत जरूरी काम हो। लेकिन मेरे भाई की मंगेतर अवनी एकदम रुक गई। उसका फोन उसके हाथ में ही था। उसने चुपचाप मेरी तरफ देखा और टेबल के नीचे मोबाइल पर मेरा नाम टाइप कर दिया। मैंने साफ देखा, स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। फिर मैंने चाची के चेहरे से रंग उतरते देखा। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कमरे का पूरा माहौल बदल गया और कोई भी तैयार नहीं था जो अवनी ने वहां देखा। मेरा नाम है काव्या सिंह। अगर उस रात आप हमारे जयपुर के घर में दाखिल होते तो आपको लगता आप किसी मैगजीन के फोटोशूट में आ गए हैं। गर्म पीली लाइट, चमकती लकड़ी का फर्श, बड़े बड़े फ्रेम और डाइनिंग टेबल जो खुद एक चुपचाप सी शेखी थी। देखो हम कितने परफेक्ट हैं। बाहर से हमारा घर जयपुर की किसी पॉश कॉलोनी वाला आदर्श हाई प्रोफाइल परिवार लगता था, पर अंदर ये सब सिर्फ एक एक्ट था और उस एक्ट में मेरे लिए कभी कोई रोल लिखा ही नहीं गया था। मैंने उसी घर में बचपन से बहुत साफ सीख लिया था कि मेरी जगह कहाँ है, बिल्कुल किनारे पर। मेरी चाची सुमन सिंह हमारे परिवार की इमेज ऐसे क्यूरेट करती थी जैसे लोग बगीचे में गुलाब छांटते हैं, जो टेढ़ा लगे उसे काट दो, जगह से हटाओ। पापा विक्रम सिंह बुरे इंसान नहीं थे, बस हमेशा चुप रहने के आदी, जो चाची कहे वही दुनिया का नियम। और मेरा भाई आर्यन उसी के इर्द गिर्द पूरा घर घूमता था। उसकी ट्रॉफियां पूरे कॉरिडोर की दीवार पर लगी थीं, उसकी फोटो हर कमरे में थी। हर बात में उसका नाम, आर्यन का प्रोजेक्ट, आर्यन का मैच, आर्यन का फ्यूचर। वो गोल्डन चाइल्ड था, चाची की शान, उनका सपना। उस कॉरिडोर की दीवार पर मेरी एक भी तस्वीर नहीं थी, एक भी नहीं। पहली बार मैंने ये तब नोटिस किया जब मैं 15 साल की थी। आखिरी बार मैंने उस रात नोटिस किया जब सब कुछ बदल गया। बचपन में मैंने अदृश्य होना बहुत पहले सीख लिया था, आजाद होना बाद में। मुझे आज भी याद है, मैं 9 साल की थी। स्कूल में मैंने कोडिंग का एक छोटा सा गेम बनाया था। मेरी टीचर ने रिपोर्ट कार्ड के कोने में लाल पेन से लिखा था, अद्भुत प्रतिभा। मैं वो पेपर पकड़े घर भागी। उस वक्त चाची डाइनिंग रूम में बैठकर आर्यन के क्रिकेट के पैड्स बांध रही थी, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। मैंने धीरे से पेपर उनकी गोद के सामने रखा। चाची देखो टीचर ने क्या लिखा है। उन्होंने बस 1 सेकंड के लिए ऊपर देखा। अच्छा है, बाद में देखते हैं, अभी आर्यन का मैच है ना बेटा। वो बाद में कभी नहीं आया। 3 दिन बाद मैंने वही पेपर स्टोर रूम के बाहर रद्दी के ढेर के नीचे दबा हुआ पाया। ऊपर बिजली के बिल और मेरे पेपर के ऊपर कॉफी का गोल दाग था। किसी ने एक लाइन भी नहीं पढ़ी थी। ग्रेजुएशन तक आते आते मैंने अपने बारे में चीजें दिखाना ही बंद कर दिया। हर कोडिंग कंपटीशन, हर छोटे अखबार में छपी मेरी खबर, छोटे छोटे सर्टिफिकेट सब मेरी अलमारी के अंदर रखे हुए फोल्डर में चले जाते, क्योंकि जब भी मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की, जवाब वही मिलता, कंप्यूटर पर कोडिंग करना शौक होता है काव्या, कोई ढंग की नौकरी देखो, कुछ स्टेबल करो। उसी समय आर्यन ने बिजनेस क्लास में कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसे शहर की मीटिंग में अवार्ड मिला। उस रात चाची ने पूरे मोहल्ले को बुलाकर सेलिब्रेशन रखा, समोसे, मिठाई, खूब फोटो। तो मैंने वही किया जो ज्यादातर शांत बच्चे करते हैं, जिनके दिमाग में बहुत बातें होती हैं लेकिन घर में कोई सुनने वाला नहीं होता। मैंने घर छोड़ दिया। बेंगलुरु मेरा नया शहर बन गया। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक उधार की मेज, रात के 2 बजे के बाद काम करने की आदत। मेरे बेड के पास कोडिंग के नोट्स और हार्ड ड्राइव्स जमा होने लगी जैसे कच्चे सपनों की मीनार। ये ग्लैमरस नहीं था, पर ये मेरा था, और पहली बार लोगों ने मेरे काम को वाकई देखा। मेरे कंपनी के मेंटर्स कहते, तुम्हारी सोच सबसे अलग है। एक इन्वेस्टर ने मेरा सॉफ्टवेयर देखकर कहा, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे ईंट से ईंट जुड़ती गई। पहले एक सफल स्टार्टअप, फिर दूसरी बड़ी टेक कंपनी, फिर कुछ ग्लोबल अवार्ड्स, फिर एक इंटरनेशनल मैगजीन की वेबसाइट पर मेरा नाम, और फिर मेरी बनाई कंपनी को एक मल्टीनेशनल ग्रुप ने करोड़ों में खरीद लिया। विडंबना ये थी कि मेरा काम देश भर में घूमने लगा, लेकिन जिन लोगों को पहली बार ये देखना चाहिए था, उन्होंने कभी मोबाइल पर मेरा नाम टाइप करने की जहमत ही नहीं उठाई। मैंने अपनी सक्सेस छुपाई नहीं थी, मैंने बस फिर से उनके सामने याचना करना बंद कर दिया था। इंसान कितनी बार अपने दिल के टुकड़े देकर वापस खामोशी उठा सकता है? कहीं ना कहीं वो उम्मीद करना बंद कर देता है, और यही सब मुझे वापस उस डिनर टेबल पर लाता है। उस रात हमारी डाइनिंग टेबल पर घर में बनी दाल बाटी और चूरमा था, लेकिन हवा में वही पुरानी बात, चाची की हंसी जो छुरी की तरह चुभती थी, आर्यन की नई प्रॉपर्टी की बातें, जैसे बस उसकी जिंदगी ही असली है, पापा की नजरें जो प्लेट से ऊपर उठती ही नहीं थीं, और अवनी जो हमारे परिवार में नई थी लेकिन सबसे ज्यादा तेज दिमाग, सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसे क्यों बात की जा रही है, क्यों चाची का हर जोक मेरे ऊपर ही बनता है,
क्यों मैं हर बार आर्यन का नाम सुनकर थोड़ा और सिकुड़ जाती हूँ। और फिर उसने फोन उठाया और मैंने देखा मेरी बेंगलुरु वाली वह जिंदगी जो मैंने इन दीवारों से बहुत दूर बना ली थी, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, अचानक उसी डाइनिंग टेबल पर उसकी स्क्रीन पर जगमगा उठी। वो मेरे नाम पर स्क्रॉल कर रही थी, ऐसे जैसे उसे खुद यकीन ना आ रहा हो कि जो वो पढ़ रही है वो सच में मेरे बारे में है। उसके चेहरे पर पहले कंफ्यूजन, फिर जिज्ञासा, फिर अचरज। और मेरी चाची जो अब भी फूलों के डेकोरेशन और वेन्यू की बातें कर रही थी, ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उनकी परफेक्ट इमेज की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी है। मैंने पानी का एक छोटा सा घूंट लिया ताकि खुद को संभाल सकूं। पूरा कमरा थोड़ा गर्म लगने लगा, जैसे ये दीवारें मेरे बचपन के हर छोटे बड़े ताने याद कर रही हों और अब चुपचाप देख रही हों कि आगे क्या होने वाला है। यहीं तक आते आते अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी सोचते शायद आज स्क्रिप्ट बदलने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले अगर कभी आपको भी अपने ही घर में अदृश्य महसूस हुआ हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि आप कहां से सुन रहे हैं और आपकी स्टोरी क्या है। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे दे। अब वापस उस रात पर चलते हैं। चाची फिर से हंसी, वही नुकीली हंसी। तुम्हें पता है अवनी, उन्होंने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई राज बता रही हो। काव्या तो हमेशा से बहुत सेंटिमेंटल रही है, सब कुछ दिल पर ले लेती है। इसे बस चीजों को हल्का लेना सीखना चाहिए। ये वही टोन था जो उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया। मेरे हर दर्द को ड्रामा बना देना, मेरे हर महसूस को ओवर रिएक्ट कह देना। मैंने अपना जबड़ा भेजा, गुस्से से नहीं बल्कि पहचान से। ये वही चाची थी हमेशा से। अवनी ने मगर सिर हिलाकर हंसी नहीं। उसने मुझसे नजर नहीं चुराई, वो बस धीमे से बोल पड़ी, लगभग खुद से, अजीब है। चाची ने तुरंत पकड़ा, क्या अजीब है? अवनी ने पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखा। ना दया, ना उलझन, बस ऐसा देखना जैसे किसी घर में पुराना बंद कमरा मिल जाए जिसे सबने अनदेखा किया हो, पर वो जानती हो कि उसमें कोई कहानी छुपी है। कुछ नहीं, बस मैं कुछ देख रही थी, उसने धीरे से कहा। टेबल पर माहौल एक सेकंड के लिए जम गया। अगर आप बाहर से आते तो शायद नोटिस भी न करते, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी तकरार शुरू होने से पहले की खामोशी सुनी हो वो तुरंत समझ जाता है। आर्यन ने अपना प्रॉपर्टी वाला वाक्य बीच में रोक दिया। पापा ने कुर्सी पर हल्का सा सरकाकर पोजीशन बदली। चाची ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, क्या देख रही थी? उनकी आवाज बहुत कैजुअल बनने की कोशिश कर रही थी। अवनी एक पल के लिए रुकी। मैं समझ गई, वो हमारी डायनामिक समझने की कोशिश कर रही थी। ये साइलेंस, ये ताने, ये फैक्ट कि किसी ने मुझसे अब तक एक भी सवाल नहीं पूछा कि मैं बेंगलुरु में क्या करती हूँ, कैसी हूँ। इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, आर्यन बीच में कूद पड़ा। अरे छोड़ो ना चाची, शादी की ही कोई चीज देख रही होगी, तुम टेंशन मत लो। चाची ने मजबूर मुस्कान बनाई, लेकिन नजरें अवनी के चेहरे से हटाई नहीं। बस उम्मीद है जो भी देख रही हो यूजफुल ही हो। बहुत काम पड़े हैं। मैंने चुपचाप अपनी प्लेट में रखी सलाद को चम्मच से इधर उधर किया। हवा भारी लगने लगी, जैसे टेबल के ऊपर कोई अदृश्य बादल तैर रहा हो। सबसे बुरा ये था कि मुझे बहुत अच्छे से पता था अवनी क्या देख रही है। मैं ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकती थी कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या खुला है। मेरे टेक इंटरव्यू, कंपनी की वेबसाइट, मेरे नाम के साथ फाउंडर एंड सीईओ का टैग, सब कुछ सालों से पब्लिक है, बस किसी ने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। और उसी रात पहली बार मैंने खुद को अदृश्य नहीं बल्कि एकदम स्पष्ट महसूस किया, ऐसे जैसे किसी ने फाइनली टेबल के नीचे छुपा सच बाहर निकाल दिया हो। अवनी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो सही पल चुन रही हो। काव्या, उसने बहुत शांत आवाज में मेरा नाम लिया। चाची तुरंत बीच में कूद पड़ी। अरे ये तो बस बेंगलुरु में किसी छोटी सी कोडिंग फर्म में नौकरी करती है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं। ये 3 शब्द ऐसे गिरे जैसे किसी कुएं में पत्थर गिरता है। आवाज देर तक गूंजती रही। अवनी का जबड़ा हल्का सा टाइट हुआ। मुझे तो कुछ और दिख रहा है, उसने धीरे से कहा। कमरा बिल्कुल चुप हो गया। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब? अवनी ने फोन उठाया और मेज के बीच में रख दिया। मैंने बस काव्या का नाम सर्च किया, उसने कहा। चाची के चेहरे पर पहली बार सच में दरार आई। तुम्हें कुछ खोजने की क्या जरूरत थी? अवनी ने बहुत नरमी लेकिन साफ शब्दों में कहा, क्योंकि आप सब जिस तरह काव्या से बात कर रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो लाइन मेरी रूह सालों से सुनना चाहती थी। पापा ने कुर्सी पर और कसके हाथ जमाए। आर्यन ने गर्दन के पीछे हाथ रखा, जैसे उसे अचानक गर्मी लगने लगी हो। चाची, जो इतने सालों से अपने परफेक्ट परिवार की तस्वीर बुनती रही थीं, अब ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उस तस्वीर से एक धागा खींच दिया हो। अवनी ने स्क्रीन पर मेरा फोटो दिखाया, प्रोफेशनल टेक मैगजीन का कवर। नीचे लिखा था, काव्या सिंह, कोडिंग की दुनिया की नई पहचान। पापा से एक अजीब सी आवाज निकली, ये सब तुमने किया? उनकी आवाज हल्की कांप रही थी।
मैंने कुछ नहीं कहा। मैं देखना चाहती थी कि सच हाथ में होने के बाद वो क्या करेंगे। अवनी ने मेरी जगह जवाब दिया, जी अंकल, ये सब काव्या ने किया है और ये सब पब्लिक है। एक बार भी किसी ने नाम सर्च किया होता तो सब दिख जाता। एक बार भी। ये एक बार भी मेरे अंदर कहीं गहरे जाकर बैठ गया। चाची ने आखिरी कोशिश की कंट्रोल लेने की। ये सब तो बढ़ा चढ़ाकर लिखा होता है इंटरनेट पर, कुछ छोटा मोटा भेजा होगा उन्होंने। मैंने बहुत धीमे और पक्के लहजे में कहा, ये कोई गलती नहीं है चाची। उन्हें मेरे टोन से चोट पहुंची। तुम हमें बता सकती थी, उन्होंने तड़प कर कहा। तुम चाहती तो हमें समझाती। हम बिजी थे लेकिन। मैंने बताया था चाची, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। बहुत बार, आपने बस कभी सुना नहीं। अवनी ने बहुत सॉफ्ट लेकिन मजबूत आवाज में कहा, चाची आपने बहुत मौके मिस किए हैं। आर्यन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अचानक उसे एहसास हुआ हो कि इतने सालों से उसके बगल में एक परछाई चल रही थी जो असल में इंसान थी। सीरियसली काव्या, इतना सब? पापा ने चश्मा उतार कर रुमाल से शीशा पोंछा। ये जो ग्लोबल अवार्ड है, ये बड़ी बात है ना? अवनी ने तुरंत कहा, बहुत बड़ी अंकल। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा सांस रोके खड़ा रहा। पापा के चेहरे पर पहली बार पछतावा दिखा। चाची अब भीतर से लड़ रही थीं। तो अब क्या? उन्होंने ऑलमोस्ट ताना मारते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो कि हम तुमसे माफी मांगे? तुम्हें गले लगाएं? घुटनों पर बैठ जाएं? मैंने उन्हें देखा, उस औरत को जिसने सालों सिर्फ 2 चीजें मांगी थीं, आर्यन की सक्सेस और अपनी इमेज की चमक। नहीं, मैंने बहुत साफ कहा, मैं बस चाहती हूँ पहली बार कोई सच बोले। पापा ने बहुत धीरे से कहा, हमने तुम्हें फेल किया है बेटा। चाची चुप थी। सच में पहली बार मेरी याद में वो सच में चुप थी। मैंने कुर्सी से उठते हुए महसूस किया, मेरे पैर एकदम स्टेडी थे। मैं परफेक्शन नहीं मांग रही, मैंने कहा, बस थोड़ी सी पहचान, थोड़ा सा स्पेस उस टेबल पर जहां आप लोगों ने सालों मुझे जगह ही नहीं दी। और उस पल मुझे पहली बार बहुत साफ पता था, अगर वो ये भी न दे पाए तो भी मैं अब ठीक रहूंगी, क्योंकि मैंने एक ऐसी जिंदगी बना ली थी जहां मैं खुद को साफ साफ देख सकती थी, चाहे वो मुझे देखें या नहीं। मैं उस रात बिना कोई ड्रामा किए घर से निकली। कोई दरवाजा नहीं पटका, बस अपना दुपट्टा ठीक किया, सबको शुभ रात्रि बोली और गेट से बाहर निकल आई। जयपुर की ठंडी हवा मेरे गालों से टकराई। पहली बार वो ठंड मुझे सजा नहीं बल्कि ऑक्सीजन जैसी लगी। अगली सुबह मैं वापस बेंगलुरु चली गई। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर जब मैं अपने फ्लैट पहुंची तो बिल्डिंग वैसी ही थी, पर मेरे लिए सब बदला हुआ था। अब मुझे खुद को 2 हिस्सों में नहीं बांटना था, बिजनेस वुमन और बेकार बेटी। मैं बस मैं थी। 3 हफ्ते बीत गए, न चाची का कॉल न आर्यन का। एक दिन दोपहर में पापा का नाम स्क्रीन पर चमका। मैंने फोन उठाया। उन्होंने सीधे पूछा, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या बताया था बेटा? मैं इंटरनेट पर शुरू से सब पढ़ना चाहता हूँ। उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। वो वही रात का मोमेंट था, बस उल्टा। पहली बार उन्होंने खुद कोशिश की थी। 1 महीने बाद मुझे जयपुर से एक पार्सल मिला। अंदर मेरी कंपनी के बारे में छपे हुए आर्टिकल्स के प्रिंटआउट्स थे। पहले पेज पर पापा की लिखावट में एक नोट था, अब मैं सुन रहा हूँ, शुक्रिया कि तुमने अपनी आवाज नहीं छोड़ी। मैंने वो कागज सीने से लगा लिया। आर्यन का भी फोन आया, वो अब मुझसे करियर की सलाह मांगता है। अवनी मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई। चाची भी धीरे धीरे बदली हैं, अब वो तानों की जगह खामोश रहती हैं। हमारा परिवार रातों रात कोई मिरेकल की तरह ठीक नहीं हो गया, पर जैसे किसी कमरे में सालों से बंद पर्दे धीरे धीरे खुलने लगते हैं, थोड़ी रोशनी अंदर आने लगी है। मुझे अचानक बहुत गहरी बात समझ में आई, किसी के द्वारा अनदेखा किया जाना मेरी पहचान नहीं थी। मेरी नींव, मेरा काम, मेरी आवाज और खुद को दी हुई मेरी रिस्पेक्ट ही थी। शायद यही असली हीलिंग है, जब पुरानी खामोशी से ज्यादा तेज सच बोलने लगता है। अगर आपने भी कभी अपने ही घर में खुद को अदृश्य महसूस किया है तो याद रखिए, आप कोई नहीं हैं। आप बस अभी तक सही आंखों से नहीं देखे गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का कोई और वर्जन लिखूं?